चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम चलते हैं जी रेजोनेंस इफेक्ट की तरफ। पेज नंबर हमारा है जी, पेज नंबर है 37 और टॉपिक का नाम है रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट, इसमें मैंने बोला था आपके डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चन होंगे जो आपने असाइनमेंट के तौर पर बनाने हैं। कल दो थे क्वेश्चन, वो भी आपके पास लिखे होने चाहिए शॉर्ट क्वेश्चन और उनके आंसर। और आज कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है। पहला आज का आपके साथ शॉर्ट क्वेश्चन है कि वाई अमोनिया इज स्ट्रोंगर बेस देन एनिलीन। एनिलीन की निस्बत अमोनिया स्ट्रोंगर बेस क्यों है? इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लें ताकि फौरन आपके पास हो कि जो हमने आज क्या पढ़ना है, अमोनिया स्ट्रोंगर बेस क्यों है देन एनिलीन। देखें, बेसिस वो स्ट्रॉन्ग होती हैं लीवर्स के मुताबिक जिनके पास इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो, एटम के सेंट्रल एटम के पास इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो तो वो सही स्ट्रॉन्ग बेस हो सकती है। और जिनके इलेक्ट्रॉन उस सेंट्रल एटम से कहीं डीलोकलाइज हो जाएं, कहीं और गुम हो जाएं, तो वो बेस स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगी। जिस तरह के आप देखें कि अमोनिया में ये जो नाइट्रोजन है, अमोनिया में ये जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन का लोन पेयर इसके पास ही रहता है, ये कहीं नहीं जाता। अमोनिया में ये जो नाइट्रोजन है, इसका लोन पेयर इसके पास ही रहता है और ये जो लोन पेयर है ये बेस के तौर पर एक्ट कर सकता है। लेकिन जब हम इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं बेंजीन के साथ तो ये बन जाती है एनिलीन। इसको रिप्लेस किससे कर देते हैं? जब इसको रिप्लेस किससे कर देते हैं? बेंजीन के साथ, तो ये क्या बन जाती है? एनिलीन। ये क्या बन जाती है? एनिलीन। हाँ जी, ये क्या बन गई? एनिलीन। ये क्या बन गया? हाइड्रोजन को रिप्लेस कैसे कर दिया तो ये बन गई एनिलीन। अब इस एनिलीन में मुख्तलिफ कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। मैं साथ साथ बनाता जाऊंगा पहले स्ट्रक्चर को। इसमें ये होता है कि ये लोन पेयर यहाँ रहता ही नहीं है, ये इधर ट्रांसफर हो जाता है। ये जब इधर ट्रांसफर होता है तो ये पूरा बॉन्ड ये कार्बन ले ले, तो उससे एक कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। एक क्या बनेगी? कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। मैं जरा इकट्ठा ड्रा करने की कोशिश करता हूँ छोटा छोटा करके। ये हमारे पास है एनिलीन। ये हमारे पास कौन सी चीज है? एनिलीन। और ये हमारे पास नाइट्रोजन और ये उसके साथ जुड़ी हाइड्रोजन है, उसके साथ जुड़ी हाइड्रोजन। और ये लोन पेयर है। ये लोन पेयर इधर ट्रांसफर हो जाए और ये पूरा बॉन्ड इधर ले ले, तो ये एक इसकी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी। ये क्या बन जाएगी? इसकी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी। इसमें जिस कार्बन के साथ, याद रखें, जहां पर लोन पेयर जाएगा, जहां पर पूरा बॉन्ड जाएगा वहां पर नेगेटिव चार्ज, वहां पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। और नाइट्रोजन ने चूंकि अपना लोन पेयर यूटिलाइज किया है, डबल बॉन्ड तो आ गया, लेकिन साथ में नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा? पॉजिटिव। नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज कौन सा आ गया? पॉजिटिव। तो ये एक कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बन गया। और हमने कहा था कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? डबल हेडेड एरो से। ये अब इधर नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो जाए और ये पूरा बॉन्ड ये ले ले, तो नेक्स्ट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी। नेक्स्ट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, यहाँ नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो गया और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गए, और यहाँ उसी तरह से नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज है? साथ, चाहे इस तरह से दो एच इकट्ठे करके लिख लें, ये पॉजिटिव चार्ज। अब ये इधर मूव कर गया और ये पूरा बॉन्ड इसको दे दे, तो नेक्स्ट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी। नेक्स्ट क्या बनेगी? कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गए, और ये NH2, और इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ गया? पॉजिटिव। क्या आ गया? पॉजिटिव। तो इसका मतलब है एनिलीन का जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर था, ये इसके ऊपर ठहरता ही नहीं है। तो जब इसके ऊपर ठहरता नहीं है तो इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग बेस नहीं हो सकती। अब इस पहले शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कहाँ तक आपको मिलेगा।
रेजोनेंस इफेक्ट को मैं रीड करता हूँ। कहता है इन ए सिस्टम इन्वॉल्विंग रेजोनेंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज डिफरेंट फ्रॉम द सिस्टम दैट डज नॉट इन्वॉल्व रेजोनेंस। कहता है जिस सिस्टम में रेजोनेंस इन्वॉल्व होती है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की डिस्ट्रीब्यूशन दूसरे सिस्टम की निस्बत डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है इन अमोनिया वेयर रेजोनेंस इज एब्सेंट, रेजोनेंस एब्सेंट है और शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लोकेटेड ऑन द नाइट्रोजन एटम, और शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन एटम पर ही मौजूद होते हैं। However, if one of the hydrogen atoms of ammonia molecule is replaced by benzene, the electron pair of nitrogen is delocalized हो जाएगा to the ring, resulting in the decrease of electron density on the nitrogen atom and corresponding increase of electron density on the ring. नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी और बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। तो आगे डेफिनेशन है द डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट वन पोजीशन एंड करस्पॉन्डिंग इंक्रीज एल्सवेयर इज कॉल्ड रेजोनेंस इफेक्ट या फिर मेसोमेरिक इफेक्ट। Thus we say that ammonia group in alanine donates electron to the ring by resonance effect, by resonance effect। ये सारी बातें करके आपने कुछ बातें खुद से करनी है जो बातें मैंने बताई, क्योंकि अमोनिया जो है यहाँ पर एनिलीन में ये जो अमोनिया अपना इलेक्ट्रॉन बेंजीनिंग में भेज देती है, इसलिए इट बिकम्स अ वीक बेस। चूंकि अमोनिया में नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग में भेज देती है, इस वजह से हम कहते हैं इट बिकम्स अ वीक बेस, इट बिकम्स अ वीक बेस। तो ये NH2 की एग्जांपल थी। उसके बाद एग्जांपल देता है जी दूसरी एग्जांपल, ये रेजोनेंस इफेक्ट की एग्जांपल नंबर 2 है। वैसे ये रेजोनेंस इफेक्ट जब पूछा जाए तो उसकी एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 1 आ गई NH2 की जिसने बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन दिए। अब कहता है सिमिलरली, क्या कहता है जी, सिमिलरली इन नाइट्रोबेंजीन। अब एग्जांपल हम किसकी देते हैं जी, नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन में जो नाइट्रो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप है। नाइट्रो ग्रुप क्या, इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप है। ये हमारे पास बेंजीन और इस पे जुड़ा कौन सा ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप। और मैंने आपसे कहा था कि सेंट्रल एटम जो है इसके साथ जो एटम अटैच हो उस पर मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए। मल्टीपल बॉन्ड से मुराद ये है कि जैसे नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है और यहाँ ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं और यहाँ नाइट्रोजन ने चूंकि अपना लोन पेयर यूटिलाइज किया लिहाजा पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन ने क्योंकि अपना कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाया लिहाजा इसके पास इसके दोनों, इसके लोन पेयर इसके पास उसी तरह से महफूज रहेंगे, इसके लोन पेयर इसके पास महफूज रहेंगे। ये इसके जो लोन पेयर हैं वो इसके साथ महफूज रहेंगे और साथ में इस पर चार्ज कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव। और इसकी रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएं, इसकी रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनाएं तो वो स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर इसकी बनाते हैं ये। और इसमें क्या होता है कि इसमें मूवमेंट जो है, इसमें मूवमेंट नीचे से ऊपर की तरफ होती है। मतलब ये वाला पूरा बॉन्ड, ये वाला पूरा बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाए और ये पूरा बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट हो जाए। तो अब क्या होता है कि जहां से बॉन्ड शिफ्ट हुआ है यहाँ पर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ से बॉन्ड ऊपर चला गया। इस कार्बन पर चार्ज कौन सा आ गया, पॉजिटिव। हाँ जी, इस कार्बन पर चार्ज कौन सा आ गया, पॉजिटिव। और ऊपर नाइट्रोजन के साथ उसी तरह से क्या बन गया, डबल बॉन्ड। और यहाँ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पर चार्ज नेगेटिव और यहाँ उसी तरह से कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, वो तो नेगेटिव चार्ज वैसे का वैसे है। नाइट्रोजन पर स्टिल पॉजिटिव चार्ज बरकरार रहेगा और ये यहाँ पर बाकी बॉन्ड भी बरकरार रहेगा। अब अंदर इसके मूवमेंट होगी, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाए, तो जब इधर शिफ्ट होगा तो नीचे वाली कार्बन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। नीचे वाली कार्बन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, ये इधर का इधर ही, और ये बाकी नाइट्रोजन के साथ उसी तरह ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज और इस ऑक्सीजन पर भी नेगेटिव चार्ज और यहाँ पॉजिटिव चार्ज। और अब पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ गया, इस कार्बन पर शिफ्ट हो गया। अब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाए तो इस कार्बन पर, इस कार्बन पर अब क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। नेक्स्ट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर में, नेक्स्ट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर में यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज।
तो जरा गौर करने वाली चीज कौन सी होगी फिर हमारे पास? हाँ जी, गौर करने वाली चीज कौन सी होगी कि यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप ने बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ कर लिए। तो इन जनरल जरा बात को अंडरलाइन कर लें, मैं रीड करने लगा हूँ इससे नीचे वाला पैराग्राफ। कहता है इन जनरल अ ग्रुप कंटेनिंग एन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द एटम connected to an unsaturated system donates the electron pair to the unsaturated system। तो अब ये आइडेंटिफिकेशन है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं पहचान क्या होगी इलेक्ट्रॉन देने वाले की और इलेक्ट्रॉन लेने वाले की पहचान क्या होगी, आइडेंटिफिकेशन क्या होगी। तो इलेक्ट्रॉन देने वाले की पहचान क्या होगी कि उसके पास लोन पेयर होगा, यानी अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। फिर मैं पढ़ता हूँ, कहता है इन जर्नल ग्रुप कंटेनिंग एन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन एन एटम टू कनेक्टेड, और वो किसके साथ जुड़ा हो, अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ जुड़ा हो, तो डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर टू द अनसैचुरेटेड सिस्टम एंड ए ग्रुप कंटेनिंग ए मल्टीपल बॉन्ड। जैसे कि नाइट्रो ग्रुप में ये कौन सा ग्रुप, ये कौन सा है, मल्टीपल बॉन्ड है, यानी डबल या ट्रिपल बॉन्ड। तो कहता है इन्वॉल्विंग एन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम, और उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन्वॉल्व हो, ये दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो कहता है कनेक्टेड हो टू अनसैचुरेटेड सिस्टम के, तो फिर वो क्या करता है, विदड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अनसैचुरेटेड सिस्टम, अनसैचुरेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ कर लेता है। द फार्मर ग्रुप, यानी जो इलेक्ट्रॉन देता है, इज सेड टू बी, जरा अंडरलाइन कर लें इसको, हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जरा अंडरलाइन कर लें, इस फार्मर ग्रुप को हम नाम के देते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जरा अंडरलाइन कर लें एम पॉजिटिव, एंड द लेटर जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन यानी एम। तो कहता है द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एक्चुअली being donated or withdrawn, rather the distribution of electron density is not the same as it would be in absence of resonance effect. Some of the common positive or negative groups are listed below, not necessary in the order of effect। ये कोई इनके तरतीब से नहीं है कि किसका ज्यादा होगा किसका कम, बल्कि सिर्फ ये बताया जा रहा है कि कौन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है और कौन इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग है। खाली ऑक्सीजन, डाई अल्काइल अमाइन, और इसी तरह अल्काइल अमाइन, अमोनिया, अल्कोक्सी, हाइड्रोक्सल, और फिर हमने बताया था ये हमारे पास ग्रुप कौन सा है, एस्टर ग्रुप। कौन सा ग्रुप है, एस्टर ग्रुप, आइडो, ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो, और अल्काइल और एरोमेटिक। और दूसरी जानब नाइट्रो, सियानो, इन सब में मल्टीपल बॉन्ड है। ये जितने भी हैं इन सब में क्या होंगे, मल्टीपल बॉन्ड, नाइट्रो, सियानो, कार्बोक्सल, और इसी तरह कार्बोक्सल के सारे डेरिवेटिव्स, और फार्माइल, और ये भी आगे कार्बोक्सल ग्रुप का डेरिवेटिव, और अल्काइल ग्रुप। यानी जो इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग होंगे उनके पास मल्टीपल ग्रुप होगा, मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होंगे उनके पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। तो आगे नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं, तो कहता है ग्रुप ए आर यानी अल्काइल इज कैपेबल ऑफ बोथ काइंड्स ऑफ इफेक्ट। इसमें दोनों इफेक्ट हैं। अ ग्रुप वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव काजेस रेजोनेंस इफेक्ट ओनली when it is in conjugation with unshared system because the resonance effect operates through pi electron। याद रखें रेजोनेंस इफेक्ट जो है ये कैसे ऑपरेट होता है, पाई इलेक्ट्रॉन के जरिए ऑपरेट होता है। ये जो रेजोनेंस है ये किसके जरिए ऑपरेट होता है, पाई इलेक्ट्रॉन के जरिए ऑपरेट होता है। The resonance effect has an appreciable influence on the physical characteristics and the chemical reactivity of organic compound। अब हम शॉर्ट क्वेश्चन है आपका दूसरा, आज का शॉर्ट क्वेश्चन, आज का दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है हमारा, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है आज, जो एफएससी में भी होता था। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 कहता है व्हाई फिनोल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई फिनोल इज मोर एसिडिक देन फिनोल इज मोर एसिडिक, व्हाई फिनोल इज मोर एसिडिक
while phenol is more acidic than alcohol. Phenol is more acidic than alcohol. ये शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपने साथ में लिखना है इसका आंसर। तो why phenol is more acidic than alcohol? अच्छा, याद रखना है कि एसिड वो स्ट्रॉन्ग होते हैं जो H पॉजिटिव दें और उनके जो आयंस बने वो स्टेबल भी हो। याद रखें, एसिड वो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड की दो निशानियां हैं, एक तो H पॉजिटिव दें और दूसरे जो आयंस पैदा करें वो स्टेबल भी हों। जिस एसिड के आयन स्टेबल होंगे, याद रखें वो एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ज़ाहिर उसकी ख्वाहिश होगी कि वो आयंस में बदल जाए, वो आयंस में बदल जाए। तो ये कॉन्सेप्ट जरा ज़हन में रखना है कि एसिड कौन सा स्ट्रॉन्ग है, जो बहुत ज्यादा H पॉजिटिव दे, नंबर 1, और नंबर 2 उसके जो आयंस बने वो स्टेबल हों, तो वो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। अब इस कॉन्सेप्ट को जरा ज़हन में रखें। तो ये मेरे पास है इथाइल अल्कोहल, ये मेरे पास कौन सा है, इथाइल अल्कोहल। ये मेरे पास है जी इथाइल अल्कोहल CH3 और CH2 और OH, इथाइल अल्कोहल। पानी में इसे डाल दिया हमने, किसमें डाल दिया, पानी में। तो पानी में डालने से इसने क्या प्रोड्यूस किए, एसीटेट आयन, इथोक्साइड आयन। हाँ जी, क्या प्रोड्यूस किए इसने, हाँ जी, क्या प्रोड्यूस किए इसने, इथोक्साइड आयन और प्लस हाइड्रोनियम आयन, प्लस पैदा क्या किए, हाइड्रोनियम आयन। और इसकी जो pKa है वो 17 है। याद रखिए, जिसकी pKa ज्यादा होगी वो वीक एसिड होगा। इसकी pKa 17 है, इसकी pKa 17 है। और इसी तरह से हमने फिनोल, इसी तरह से हमने पानी में क्या डाल दिया, फिनोल। तो पानी में फिनोल ने क्या पैदा किए, पानी में इस फिनोल ने, हाँ जी, पानी में इस फिनोल ने क्या पैदा किए, फिनोक्साइड आयन। पानी में इस फिनोल ने क्या पैदा किए, फिनोक्साइड आयन। क्या पैदा किए, फिनोक्साइड आयन, ये फिनोक्साइड आयन और प्लस हाइड्रोनियम आयन। और इसकी जो pKa है वो कितनी, 10 है। इसकी pKa कितनी है, 10। और जिसकी pKa कम होगी वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अब असल कहानी ये है, मैंने आपसे बोला कि H पॉजिटिव तो दोनों ने दिए। देखें, अल्कोहल ने भी पानी को H पॉजिटिव दिया तो पानी हाइड्रोनियम आयन बन गया H3O पॉजिटिव। तो फिनोल ने भी पानी को H पॉजिटिव दिए तो हाइड्रोनियम बन गया H3O पॉजिटिव। लेकिन फिन अल्कोहल ने जब पानी को H पॉजिटिव दिया तो उससे बना इथोक्साइड, उससे क्या बना, इथोक्साइड। और फिनोल ने जब OH दिया तो इससे बना फिनोक्साइड। और याद रखें, ये फिनोक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू इथोक्साइड आयन। और फिनोक्साइड आयन इसलिए ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस। ये फिनोक्साइड आयन किस लिए ज्यादा स्टेबल है, ड्यू टू रेजोनेंस। ये रेजोनेंस की वजह से फिनोक्साइड का जो नेगेटिव चार्ज है बिकम इन्वॉल्व इन द बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग में चला जाता है और डीलोकलाइज हो जाता है। और इस तरह की डीलोकलाइजेशन इथोक्साइड में नहीं है, लिहाजा इथोक्साइड में नेगेटिव चार्ज यहीं रहेगा और ये फौरन प्रोटॉन लेकर दोबारा से अल्कोहल बना देगा। जबकि फिनोक्साइड में ये नेगेटिव चार्ज यहाँ रहता ही नहीं है, जिस वजह से ये प्रोटॉन लेकर दोबारा फिनोल नहीं बनाता। तो मुख्तसर ये है कि फिनोक्साइड आयन की शक्ल में ज्यादा देर तक रहेगा और H पॉजिटिव देगा और फिनोक्साइड देगा, इसलिए ये ज्यादा एसिडिक है देन अल्कोहल। तो क्वेश्चन हमारा ये था कि वाई फिनोक्साइड आयन इज, वाई फिनोल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। तो उसका सादा आंसर ये बना कि फिनोक्साइड, जब फिनोल आयोनाइज होता है पानी में तो फिनोक्साइड पैदा करता है और फिनोक्साइड आयन स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस। जबकि इथाइल अल्कोहल पानी में जाता है तो इथोक्साइड आयन देता है और इथोक्साइड आयन में इस तरह की रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। अब जरा इसको रीड करते हैं जी, और साथ साथ इसकी फिनोक्साइड आयन की कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स भी ड्रा करते हैं। ये हमारे पास, पहले ये कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ड्रा कर लें, काफी पेंसिल आपके पास हो, और ये आपने फिनोक्साइड की कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करनी है। देखिए, ये हमारे पास फिनोल होता है,
ये क्या है, फिनोल। और जैसे ही ये पानी में जाता है तो ये क्या पैदा कर देता है, फिनोक्साइड आइन। H पॉजिटिव देता है और क्या प्रोड्यूस कर देता है, फिनोक्साइड आइन। और फिनोक्साइड आइन माइनस H पॉजिटिव करके फिनोक्साइड आइन। और फिनोक्साइड आइन हमने कहा कि ये क्या होता है, स्टेबलाइज हो जाता है ड्यू टू रेजोनेंस। हाँ जी, इसकी रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसकी रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, ये जो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये जो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये इस तरफ से क्या हो जाता है, डीलोकलाइज। पूरा बॉन्ड इसको दे दें तो इस तरह से ये क्या हो जाता है, डीलोकलाइज हो जाता है बेंजीन रिंग के अंदर। तो ये इसकी एक कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बन जाती है। यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाता है, यहाँ क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। और यहाँ क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड। और बाकी यहाँ पर बॉन्ड उसी तरह से रहते हैं। उसके बाद कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, हम एक और कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं इसकी, एक और कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। और उसमें मूवमेंट क्या होती है कि नेगेटिव चार्ज इधर चला जाता है और ये वाला पूरा बॉन्ड इसको मिल जाता है, ये वाला पूरा बॉन्ड इसको मिल जाएगा। तो नेक्स्ट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बन जाती है। नेक्स्ट क्या बन जाती है, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। ये वाला बॉन्ड, हाँ जी, बॉन्ड की शिफ्टिंग क्या हो गई कि ये वाला बॉन्ड इधर आ गया और यहाँ आ गया नेगेटिव चार्ज, और ये इधर का इधर ही है, और यहाँ ऑक्सीजन के साथ इसका डबल बॉन्ड बरकरार है। और नेक्स्ट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। नेक्स्ट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर में क्या होगा जी, ये वाला नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो जाए और ये वाला पूरा बॉन्ड ऊपर वाली कार्बन को मिल जाए। तो नेक्स्ट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी। नेक्स्ट क्या बन जाएगी, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी। यहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर में यहाँ क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ बॉन्ड, और यहाँ बॉन्ड, और यहाँ पर उसी तरह से अभी ये डबल बॉन्ड मौजूद है। तो ये 4 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बन गई। तो हमने कहा था कि जिसकी जितनी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होती हैं वो उतनी ही क्या होता है, स्टेबल होता है। तो फिनोक्साइड आइन स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस, 4 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। और जबकि इथोक्साइड की सिर्फ एक ही कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है। अब जरा देखते हैं जी, मैं इसको रीड करता हूँ उसी से, पेज नंबर 38 पे दूसरा पैराग्राफ से। The resonance effect has an appreciable influence on the physical characteristic and chemical activity of organic compound. Let us, for example, compare the acidity of phenol with that of ethanol. The acidity of both is a result of dissociation. दोनों की acidity का नतीजा है dissociation of OH bond. Yet phenol is more acidic than ethanol by a factor of 10 raised to power. Phenol कितना है, 10 raised to power 7, यानी 1 करोड़ गुना phenol, 1 करोड़ गुना ज्यादा phenol इथाइल अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक है। The enhanced acidity of phenol can be attributed, इसको वक्फ किया जा सकता है इसकी बढ़ी हुई एसिडिटी को, to resonance stabilization through delocalization of negative charge, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ द फिनोलेट। फिनोऑक्साइड को फिनोलेट भी कहा जाता है, फिनोऑक्साइड को फिनोलेट, प्रोड्यूस आफ्टर द आयोनाइजेशन ऑफ phenol. For this type of delocalization of negative charge is not possible in ethoxide. Thus, phenolate ion is much more stabilized relative to phenol than its ethoxide ion relative to ethanol. Phenol, therefore, has much greater tendency to lose proton and behave as an acid as compared to ethanol. As compared to ethanol. उसके बाद आज हमारे पास तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है। यहां से आपने तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन करना है जी। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, वो हम लिखते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 में कि ये जो नाइट्रो है ना, आर्थो एंड नाइट्रोफिनोल, आर्थो एंड नाइट्रोफिनोल, आर्थो एंड नाइट्रोफिनोल, ये आज का शॉर्ट क्वेश्चन है। आर्थो नाइट्रोफिनोल। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोले। सर जी, सर हाँ जो जी आपने बोले सेकंड बोले। क्वेश्चन बताया है इसका आंसर द रेजोनेंस इफेक्ट से लेके इसका आंसर थर्ड पैराग्राफ कंपेयर टू इथानॉल तक है। बस यहाँ तक आंसर हो गया, बिल्कुल सही है। और अब जो क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ ना, ये इसकी वर्डिंग मैंने आपसे पहले दिन भी बताया था कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनकी वर्डिंग को आपको खुद से लिखना पड़ेगा। आपने वो क्वेश्चन अंडरस्टैंड करने हैं और उनके आंसर आपने खुद से भी लिखने पड़ सकते हैं।
तो ये अभी तक तो वही क्वेश्चन चल रहे थे जिनके आंसर आपको बने बनाए मिल गए। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे इसके आंसर आपको खुद से बनाने पड़ेंगे। ये अब म्यूट कर दें जरा, जिसने ओपन किया था म्यूट कर दें। तो कहता है नाइट्रो ग्रुप जो है ना, अब नाइट्रोफिनोल जो है, आर्थोनाइट्रोफिनोल, ये फिनोल से ज्यादा एसिडिक है। आर्थोनाइट्रोफिनोल फिनोल से ज्यादा एसिडिक है। ये असल में ना क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है एसिडिक स्ट्रेंथ के हवाले से। अब जो टेबल है 39 पेज पर, उसके हवाले से ये क्वेश्चन आम आ जाता है और इसका आंसर मैं अगेन बता रहा हूँ, आपको खुद बनाना पड़ेगा। कहता है अरेंज करें आर्थोनाइट्रोफिनोल, पैरानाइट्रोफिनोल, मेटानाइट्रोफिनोल को ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो इनको अरेंज करना है। तो आप जरा अरेंजमेंट के हवाले से देखें तो सबसे ज्यादा एसिडिक इसमें पैरानाइट्रोफिनोल है। जरा इसको ऐसे लिख लें, पैरानाइट्रोफिनोल, ये बहुत ज्यादा एसिडिक है, ये बहुत ज्यादा एसिडिक है। और इससे कम कौन सा है? आर्थोनाइट्रोफिनोल। इससे कम कौन सा है? आर्थोनाइट्रोफिनोल। और इससे कम कौन सा है? मेटानाइट्रोफिनोल, नाइट्रोफिनोल। और सबसे कम कौन सा है? फिनोल। सबसे कम कौन सा है? फिनोल। कहता है इसको जस्टिफाई करें। क्वेश्चन नंबर 3 सुन लें। कहता है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स, शॉर्ट क्वेश्चन लिख लें, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ एंड एक्सप्लेन इट। इनको एसिडिक स्ट्रेंथ के हवाले से अरेंज करें और इसकी रीजन बताएं। तो मैंने अरेंज करके बता दिया कि तो आप देखेंगे कि जिसकी सर एक पीके बार फिर एक रिपीट कम है। करें। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड, मुझे लिखना ही पड़ेगा, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स on the basis of their acidic strength. Arrange the following compounds on the basis of their acidic strength and give reason, ऐसे कह लें, and give reason, और रीजन बताएं। तो मैंने अरेंजमेंट कर दी। टेबल को जरा अगर आप गौर से देखें, उसमें 5 कंपाउंड दिए हुए हैं। उसमें एक और भी है 2,4 डाइनाइट्रोफिनोल, लेकिन इसको नहीं मैंने शामिल किया, 4 को शामिल किया। आर्थोनाइट्रोफिनोल, इसकी पीके 7.23 है। उसके बाद पैरानाइट्रोफिनोल, इसकी 7.15 है। तो फिर सबसे पहले कौन सा हुआ? पैरानाइट्रोफिनोल। उससे कम हुआ आर्थोनाइट्रोफिनोल, और उससे कम कौन सा हुआ? मेटानाइट्रोफिनोल। और सबसे कम कौन हुआ? फिनोल। और इनसे भी सबसे ज्यादा 2,4 डाइनाइट्रोफिनोल है। ठीक है जी। अब मैं जरा कॉन्सेप्ट बताने लगा हूं, इसका आंसर का कॉन्सेप्ट क्या है। सवाल हमारा ये है कि पैरानाइट्रोफिनोल सबसे ज्यादा एसिडिक है। अच्छा जी, अब याद रखना है, हमने कहा था एसिडिक स्ट्रेंथ की, मैंने रीजन आपको बताई थी। नंबर 1 रीजन ये है कि वो एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं जो H पॉजिटिव हैं ज्यादा सारे। नंबर 2, और जिनके आयंस स्टेबल हों। तो अब इसका मतलब है कि पैरानाइट्रोफिनोल ये सबसे ज्यादा अगर एसिडिक है तो ये सबसे ज्यादा H पॉजिटिव भी देता है, और इसके जो आयन बनते हैं वो सबसे ज्यादा स्टेबल भी होंगे। ठीक हो गया। पैरानाइट्रोफिनोल अगर ये सबसे ज्यादा एसिडिक है तो ये सबसे ज्यादा H पॉजिटिव भी देता है और इसकी आयन सबसे स्टेबल भी होती है। और आर्थोनाइट्रोफिनोल ज़ाहिर है मेटा से ज्यादा स्टेबल आयन प्रोड्यूस करता है, और मेटानाइट्रोफिनोल ज़ाहिर है फिनोल की निस्बत ज्यादा स्टेबल आयन पैदा करता है। ये इसकी रीजन है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि पैरानाइट्रोफिनोल जो आयन पैदा करता है वो ज्यादा क्यों स्टेबल हो गए? तो उसका आंसर ये है कि वो ज्यादा इसलिए स्टेबल हो गए क्योंकि उसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा बनती है। देखें, फिनोल, सादा फिनोल में OH है, ऑक्सीजन है, और उस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो जाते हैं बेंजीन रिंग के अंदर सिर्फ। लेकिन पैरानाइट्रोफिनोल में जो पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप होगा वो भी इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज करने में मदद देगा। ये एक और पॉकेट मिल गई जहां इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो सकता है। अब जरा स्ट्रक्चर्स उसने बना के दिखाई हैं, जरा वो भी हम स्ट्रक्चर्स ड्रा करते हैं।
सवाल हमारा यही हो गया कि हमने अरेंज करना था और उसके आंसर में हम कह चुके हैं कि पैरा नाइट्रोफिनोल ज्यादा है और अब इस चीज को हमने साबित करना है। अब देखिए ये जो हमारे पास तार है, ये हमारे पास है पैरा पोजीशन पर जुड़ा नाइट्रो ग्रुप। ये नाइट्रो ग्रुप पैरा पोजीशन पर जुड़ा नाइट्रो ग्रुप है और ये ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, या पहले इसको आप अगर इसको OH ही रहने दें, इसको क्या रहने दें, OH ही रहने दें और अब इसको आयोनाइज कर दें। इसको क्या करें, आयोनाइज उसी तरीके से बुक ने तो नहीं किया लेकिन आप कर लें इसको। तो इस तरह क्या पैदा होगा, फिनोक्साइड आइन। आइए आप पैरा नाइट्रोफिनोक्साइड, फिनोलेट, क्या नाम है इसका, पैरा नाइट्रोफिनोलेट, पैरा नाइट्रोफिनोलेट पैदा हुआ। और पैरा नाइट्रोफिनोलेट जो है ये ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू मोर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। तो जरा देखें मोर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर इसकी कैसे बनती हैं, मोर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स इसकी कैसे बनती हैं। इस ऑक्सीजन पर चार्ज कौन सा है, नेगेटिव, और ये हमारे पास नाइट्रो, और यहाँ पर इसका क्या है जी, नाइट्रो का एक तरफ डबल बॉन्ड और एक तरफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, जिस वजह से नाइट्रो पर पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो सबसे पहले इसकी ये एक कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, एक कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हो गई। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दें, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दें, तो इसकी दूसरी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बन गई। दूसरी क्या बन गई इसकी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, यहाँ क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ क्या आ गया, डबल बॉन्ड, और यहाँ क्या आ गया हमारे पास, नाइट्रोजन, और ये उसी तरह से हमारे पास स्ट्रक्चर आ गया। तो ये एक कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बन गई, ये दूसरी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बन गई। ठीक है, अब तीसरी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दे और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दें, तो तीसरी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी। तीसरी क्या बन जाएगी, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी, तीसरी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। अच्छा ये बना लिया, मैं नेक्स्ट पेज पे जाने लगा हूं। हाँ जी, तीसरी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसी को दें। उसने बुक ने ना जरा थोड़ा सा आगे पीछे किया है, लिहाजा मैं जरा एक तरतीब से बना रहा हूँ और उस तरतीब से आपको समझ ज्यादा लगेगी। एक कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर और दूसरी कंट्रीब्यूशन, ये जो दूसरी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है ना, उसने एक दो तीसरी चौथी जाके बनाई है ये वाली। तो इस तरह से ना अरेंजमेंट थोड़ी सी चेंज लग रही है, हमने जो बनाई है उसी तरह से आप बना लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है जी, अब मैं नेक्स्ट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनाता हूँ। तो नेक्स्ट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बन गई। हाँ जी, नेक्स्ट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर में जरा आपने जो मूवमेंट की है उससे यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, और यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर इस कार्बन पर भी नेगेटिव चार्ज है। इस कार्बन पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। अगर गौर करें तो यहाँ पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव और पॉजिटिव, और इसी तरह से यहाँ पर ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है। अब इससे नेक्स्ट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगी वो जरा गौर करें, उसने आखिरी बनाई है, मैं इसको यहीं पर बनाने लगा हूँ कि ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो जाए। अब ये देखें, ये नेगेटिव चार्ज नाइट्रो